तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका एक और न्यू मांगा में। इस मांगा की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहाँ पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ज़ोंबीज मॉन्स्टर्स लोगों को मार रहे हैं, खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं और जान से मार रहे हैं। और दूसरे ही सीन में हमें दिखाई देता है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और उनमें से एक बंदे की तलवार गिर जाती है। जिसकी तलवार गिर जाती है उसका नाम एओस होता है, एम्प्रेस स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन होता है, जो कि इस समय पर हार चुका है। फिर हम दिखाया जाता है उस बंदे को जिसने उसे हराया है, उसके मास्क में क्रैक आने लगता है और वो टूट के ज़मीन पर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके मास्क टूटने से वो होश में आ जाता है और वो देखता है कि वो क्या कर रहा है। वो देखता है कि उसने कितनी तबाही मचा दी है, उसने एक पूरे किंगडम को राख में बदल दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है मेन विलन जो कि हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने आखिरकार तुम्हें अपने घुटनों पर ला ही दिया। एक कहावत है कि जितना इंतज़ार होगा उतना ही मीठा फल होगा। वो बंदा लाशों के ऊपर एक किंग की तरह खड़ा होता है। आखिरकार इतने हज़ार सालों के बाद मैंने आखिरकार वो कर ही दिया जो मैं करना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है उसका फेस जो कि आर्क लीच होता है, डोरगो नाम का। उसके सामने एक किंग होता है। वो रोते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुमने हमारे लोगों को क्यों मार दिया। वो उस किंगडम का किंग होता है, एडल लाइट। वो कह रहा होता है कि तुम जैसे बंदों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। डोरगो कह रहा होता है कि अब हम राजा बनने की प्रक्रिया शुरू करें। और राजा उससे कह रहा होता है कि तुम जैसा बंदा राजा कभी नहीं बन सकता। डोरगो कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, एक राजगद्दी मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और वो फिर हवा में उड़ता है और अपने लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों ने अच्छा किया और तुमने भी। डेथ नाइट, जल्दी करो, वो ताज मेरी तरफ लाओ। जैसे ही एओस उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, उसके हाथ में ताज होता है। डोरगो कह रहा होता है कि ये सब मैंने जितना भी किया है वो तुम्हारी मदद से किया है। मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। बताओ ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जिससे एओस कुछ भी नहीं बोलता है। फिर डोरगो कह रहा होता है कि मैं भी कैसे बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरी सेवा करना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब लाओ मुझे वो ताज दो। लेकिन एओस उस ताज को हवा में उड़ाता है और उसे अपनी तलवार से काट देता है। उसे देख के वहाँ के सभी डीमन शॉक हो जाते हैं और उस तलवार के झटके से डोरोन को भी अपना सेल्फ डिफेंस ऑन करना पड़ता है। और उसके नौकर भी उसकी सिक्योरिटी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतनी डिफेंस होने के बावजूद भी वो उसको चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। एओस कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हारे काबू में नहीं हूँ, अब मैं जो चाहता हूँ मैं वो ही कर सकता हूँ। फिर डोरगो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी कॉन्शियसनेस को इरेज कर दिया था, तो तुम फिर कैसे? तुम सिर्फ ऐसा सोचते थे, मैं पूरी तरह से डिसअपेयर नहीं हुआ था। मैं अपने शरीर के अंदर फंसा सब कुछ देख रहा था। फिर डोरगो शॉक हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम सच में एक ग्रेटेस्ट मास्टरपीस हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा। लेकिन मैं तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक मैं फिर से तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं पाने देता। फिर वो अपने सभी बंदों को ऑर्डर देता है एओस को पकड़ने के लिए। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अपना बंदा अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक ही शॉट में उन सबको उड़ा देता है। ये सब देख के वो सोच रहा होता है वे सब एक ही हिट में मारे गए। अगर ऐसा है तो फिर वो अपनी अंडर आर्मी समन करता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। वे सब उसके पास बढ़ रहे होते हैं लेकिन अपना बंदा शांत खड़ा होता है। वो एक ही लफ्ज़ कहता है, स्टॉप, और कहता है तुम सब मेरे आगे झुको। और इतना कहते ही वे सब इसके सामने झुक जाते हैं और अपना बंदा उन्हें एक ही बार में ख़त्म कर देता है। ये सब देख के डोरगो शॉक हो जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसे गॉड जितना पावरफुल बना दिया है। उससे कह रहा होता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम गुस्से में, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ये फील कर सकता हूँ। और मन ही मन में सोच रहा होता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम जीत गए। अगर तुम मुझे यहाँ पे मार भी देते हो तो भी मेरे पास ऐसे कई शरीर हैं जहाँ पर मैं टेलीपोर्ट कर दूंगा और फिर से एक नया शरीर पालूंगा। इतने सालों तक मैं अपने ही शरीर में कैद रहा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सोच चलती रहती है कि मैं कैसे तुम्हें मार दूं। और वो अपना स्टैंस बना रहा होता है और मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक शॉर्ट टेक्निक क्रिएट की है। डोरगो भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि ऐसी टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैं इसे फिर भी डोज नहीं कर पाऊंगा। पर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन एओस उसे एक ही शॉट में 2 टुकड़े कर देता है। डोरगो को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऐसी टेक्निक एग्जिस्ट भी करती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रियलाइज़ कर पाए और उसकी सोल आसमान को चीरती हुई गायब हो जाती है और उसका शरीर भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। डोरगो जैसे ही ब्लास्ट होता है उसकी खोपड़ी ज़मीन पे आके गिरती है। एओस उसकी खोपड़ी तोड़ते हुए कह रहा होता है कि गो टू हेल। और वहाँ जो किंग को बंदे बनाया हुआ था वो भी ये सब देख रहा होता है। वो भी सोच रहा होता है कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है।
टेओस अपने घुटनों पर आ जाता है और कह रहा होता है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ, बस मुझे एक आखिरी काम और करना है। मुझे उन सब से माफ़ी मांगनी है मैंने जिनको मार दिया, अगर मैं उनसे मिल पाया। फिर उसकी पास्ट की कुछ इमेज दिखाई जाती हैं जहाँ पर वो लोगों को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे उन सब से कहना है कि मुझे माफ़ कर देना और मेरी फैमिली से भी। और वो ऐसा कहते कहते अपने शरीर में अपनी तलवार घोंप देता है। फिर उसे एक आवाज़ आती है और वो कह रहा होता है कि ये तो लुइस की आवाज़ है। वो धीरे धीरे आँख खोलता है और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। फिर वो कह रहा होता है कि थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं मरने से पहले आखिरी बार तुम्हारा चेहरा देख पाया। फिर वो कहता है कि तुम इतनी यंग क्यों दिख रही हो। फिर लुइस कह रही होती है कि क्या तुम अचानक से मेरी तारीफ़ क्यों कर रहे हो। क्या तुम पिताजी से मार खाने से पहले मुझसे सिफारिश लगवाना चाहते हो। ठीक है, मैं पिताजी से कहूँगी तुम्हें कम डांटें, लेकिन तुम्हें ज़्यादातर बाहर नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो चलो अंदर चलते हैं। फिर लुइस वहाँ से जारी होती है और अपना एमसी देख रहा होता है कि ये मेंशन तो मैंने अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ, और या क्या वो डोरगो मुझे बेहोश करके ये सपना दिखा रहा है और कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। इसे चेक करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। वो एक लकड़ी की डंडी लेता है और एक पत्थर के सामने आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर पर उस डंडी की लकड़ी से हमला करता है, जिसकी वजह से वो डंडी टूट जाती है और वो शौक हो जाता है कि जिस वजह से वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। और वो हंसने लगता है, वो और हंसने लगता है और वो ज़्यादा ही कुछ हंसने लगता है। बस कर भाई कितना हंसेगा। और वो हंसते हंसते बैठ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, बारिश होने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और रोते कह रहा होता है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आया। अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि वो कह रहा होता है कि मेरे पास एक टैलेंट है। उसके पिता उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने बार में हंगामा मचाया और वहाँ से बाहर निकल गए, तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत का ज़रा भी ख्याल है। अपनी फैमिली की इज्जत गिराने का टैलेंट। उसका छोटा भाई कहता है, ब्रदर आपने यंग मास्टर लियोंग ब्लू मार्चो क्यों मारा। क्या ये सिस्टर की वजह से था जब आपने वो गंदा काम किया। और अपनी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद करने का टैलेंट। उसकी माँ रोते हुए कह रही होती है कि डेमियन तुमने आखिर क्यों किया, तुमने अपनी फैमिली की ज़मीन और पैसे क्यों लूटे और आखिर में मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी तक चुरा ली गई इसी टैलेंट की वजह से। उसके पिता भी उससे तंग आ चुके होते हैं, वो उसे घर से निकाल देते हैं। फिर उसके पीछे से उसे आवाज़ आती है कि डेमियन, वो उसकी सिस्टर होती है, वो कह रही होती है कि तुम्हें ये पैसे रख लेने चाहिए, तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। वो कह रहा होता है कि सिस्टर, वो सोच रहा होता है कि आखिर क्यों मैंने इन सब के साथ इतना बुरा किया और आज फिर भी वो बिना सोचे उन पैसों को उठाता है और वहाँ से भाग निकलता है। उस दिन जब मैं अपने परिवार से भाग रहा था तब मुझे पता चला कि शेम और गिल्ट क्या होती है। और यहीं पे हमारी बैक स्टोरी ख़त्म होती है। हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है कि मैं अब समय में पीछे आ गया हूँ। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करूँ तो मैं सिर्फ अपनी फैमिली से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन शायद से भगवान ने मुझे एक आखिरी मौका दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस आखिरी मौके के लिए। ऐसा लगता है कि मैंने जो अभी टेक्निक यूज़ की है मेरा शरीर अभी इसके लिए काबिल नहीं है, जो कि है वेव ब्रीथिंग। ये टेक्निक मैंने उस समय प्राप्त की थी जब मैं एक नाइट से लड़ रहा था जिसका नाम कार्सल वॉल डिस्ट्रॉयर नाम से था। वो सोच में खोया रहता है, तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि यंग मास्टर, और वो बंदा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसे देख के अपना बंदा सोच रहा होता है कि इसे देख के ऐसा लगता है कि ये हमारी फैमिली का नौकर था और इसका नाम शायद से विक्टर है। वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर, आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपकी सिस्टर ने आपको घर लौटने के लिए बुलाया है। वो कह रहा होता है कि आखिर मैंने किया क्या है। वो मोटा बंदा भी कह रहा होता है कि क्या आप सच में नहीं जानते। अब हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिता उस पर हमला कर रहे होते हैं, पर अपना बंदा उसे डोज कर लेता है। उसकी मदर और सिस्टर उसके पिता को रोकते हुए कह रहे होते हैं कि आप, वह उसे कह रहे होते हैं कि आप शांत हो जाओ, लेकिन उसके पिता उसे गाली दे रहे होते हैं कि तुमने आखिर ये क्या किया, तुम पागल हो गए हो, तुमने बार में जाकर बखेड़ा खड़ा किया और तुम्हें लगता भी है कि हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना मैं आज तुम्हारा सर काट दूंगा। फिर वो मन में सोच रहा होता है कि मैं इस समय पर वापस आ गया हूँ। हमें दिखाया जाता है उसके पिता का नाम पॉल हैक्शियन, उसकी मदर का नाम मरिंडा हैक्शियन, उसकी सिस्टर का नाम
लियूस हैक्शियन। और अपना बंदा मन ही मन में सोच रहा होता है कि आपको देखे हुए कितना समय हो गया है मो, डैड, सिस्टर। और वो ऐसे ऐसे कहते रोने लगता है। उसके पिता कहते हैं कि इस बार तुम क्या एक्सक्यूज़ दोगे? अगर तुम्हारे पास मुंह है तो चलो जल्दी बोलो। अपना बंदा कह रहा होता है कि नहीं, मेरे पास नहीं है। उसके पिता कहते हो कि हाँ, मुझे तो पता ही था तुम्हारे पास नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास एक न एक एक्सक्यूज़ हमेशा तैयार रहता है अपने आप को डिफेंस करने के लिए। अपना बंदा कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा। मैंने अपने हैक्शियन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी और इसके लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। तो तुम्हारे पास सच में मुंह है? तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? अपना एमसी कहता है मैं ये आपके लिए करूंगा। मैंने आज तक जितनी भी गलती की हैं मैं उन्हें सुधार लूँगा। उसके बाद आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। वे तीनों सो को जाते हैं। उसके पिता कह रहे होता है कि शायद से पिछली बार मैंने कुछ ज़्यादा ही मार दिया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। फिर हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना बंदा और वो नौकर आया होता है। वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर, क्या हमें सच में वहाँ जाना चाहिए? मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि उन्हें सिंडिकेट तक सपोर्ट करता है। मैं चिंता कर रहा हूँ कि वहाँ कुछ गलत तो नहीं होगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम घर वापस जा सकते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे भी आपके साथ जाना ही होगा और हम दोनों के लिए बेहतर है कि हम दोनों एक साथ रहें। तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ सिर्फ माफ़ी मांगने जा रहा हूँ और इसके अलावा वहाँ पर होगा ही क्या। मैं बस अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। वहाँ से अपने बंदा निकल जाता है और वो मोटा सोच रहा होता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि सारी चीज़ अच्छे से हो जाए। और वो बाहर की तरफ बढ़ रहा होता है कि और सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं पिछली ज़िंदगी में कैसे वापस आ गया, लेकिन अगर भगवान ने मुझे एक मौका दिया है तो मैं उन्हें दोबारा दुखी होते हुए नहीं देख सकता। फिर वो बाहर की तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ पर 2 बंदे खड़े होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उनमें से एक बंदा कहता है कि नोबल मास्टर, तुम वापस क्यों आए? फिर दूसरा बंदा कहता है कि हम तो चिंता कर रहे थे कि आपका ये चेहरा हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ये दोनों चेहरे। फिर वो उनसे कहता है कि मैंने जो भी पिछली बार किया था मैं उसके लिए ओनर से माफ़ी मांगने आया हूँ। एक बंदा कह रहा होता है कि माफ़ी मांगने आए हो, ठीक है, हम बॉस को बता देंगे। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये अपने आप को एक नोबल दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? मैंने सुना है कि ये एक घटिया फैमिली का एक कचरा है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसा मैंने सुना था ये उससे तो काफ़ी अच्छा है। मैंने तो यहाँ तक कि सुना कि इसकी फैमिली में एक रेयर ब्यूटी रहती है। दूसरा बंदा कहता है कि सच में? फिर तुम हमें मानना ही पड़ेगा कि इसके परिवार में कोई तो यूज़फुल है। फिर एक बंदा अपने एमसी की तरफ एक हाथ लाता है और कह रहा होता है कि यंग मास्टर, हम आपकी माफ़ी को स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी उस प्रीटी सिस्टर को हमें सौंप देते हो तो हम तुम्हारी माफ़ी स्वीकार कर लेंगे। बस करो, ये बच्चा रो देगा। और वो उसकी तरफ चाकू दिखा रहा होता है, लेकिन अपना बंदा उसका चाकू छीन लेता और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर माफ़ी मांगूंगा और यहाँ से वापस चला जाऊँगा, लेकिन शायद से मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच रहा था। और वो इतने में ही उनमें से एक बंदे का हाथ काट देता है और जैसे ही बंदे को पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा चीखता है। और अपना बंदा कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें सच में दिखाऊंगा कि उस घटिया फैमिली का बड़ा बेटा क्या कर सकता है। पीछे खड़ा वो नौकर भी शौक हो जाता है और सोच रहा होता है मुझे लगा था कि तुम सब ठीक कर दोगे। फिर वहाँ खड़े आसपास के बंदे भी कह रहे होते हैं कि ज़रा वहाँ देखो, शायद से वे लोग लड़ रहे हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि हमें उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं? अपना बंदा कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम बस उसे ख़त्म करो जो तुमने स्टार्ट किया था। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? ध्यान से सुनो, इस काले सांप से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। फिर अपना बंदा मन ही मन में सोच रहा होता है कि हाँ, ब्लैक स्नेक, मुझे याद आया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लैंड वर्क के काम से जानी जाती है और ये बार भी उनमें से एक था जो इनके बारे में ये खोज रहे थे। जब मैंने इनके खाने की महंगे होने की शिकायत की तो मुझे मारा गया पूरी भीड़ के सामने। अब मैं सोचता हूँ कि यही वो लोग हैं जिन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो बंदा देखता है कि अपना बंदा मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम एक नोबल हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तुम्हें तैयार रहना चाहिए। और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, अपना बंदा उसके पैर में पैर अड़ा देता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। और अपना बंदा उससे कह रहा होता है कि सच कहूँ तो तुम्हें मारना भी उतना काफ़ी नहीं होगा,
लेकिन मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ इसीलिए। और वो उसका पैर काट दे से दोनों ज़मीन पर पड़े हुए चिल्ला रहे होते हैं। फिर वहाँ आवाज़ आती है, कोई चिल्ला रहा होता है कि ये कमीना कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 और बंदे आए होते हैं। तभी उनका लीडर कह रहा होता है कि हम एक और ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो अपना बंदा कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस यहाँ पर माफ़ी मांगने आया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि असल में मैं वो हूँ जिससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अब मैं इस बार के ओनर से एक कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसे करने में मदद करोगे? फिर वो लीडर कह रहा होता है कि तुम ये क्या बकवास पे बकवास कही जा रहे हो, अगर तुम सच में नहीं बताना चाहते तो माफ़ करना, हमें तुम्हें यहीं मारना पड़ेगा। फिर वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि उसे पकड़ लो, और उसके चमचे उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अपना बंदा कह रहा होता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो एक ही बार में उन सब को घेरे में ले लेता है और उन सब की हालत ख़राब हो जाती है। ये देखकर उनका लीडर भी शॉक हो जाता है। अपना बंदा कह रहा होता है कि मैंने बस थोड़ा सा अपनी पावर का यूज़ किया और मैं इतना थक गया हूँ। फिर अपना बंदा उस लीडर से कह रहा होता है कि क्या तुम अभी भी लड़ना चाहोगे? वो लीडर उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर वो लीडर अपने बंदे से बचकर भाग रहा होता है और अपना बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ चीज़ देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर हमें उस लीडर का चेहरा दिखाया जाता है जिसकी गर्दन पे अपने बंदे ने चाकू रख रखा होता है और वो उसका गला काट के वहीं फेंक देता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी बात अच्छे से सुननी चाहिए थी। ये सब देख के वहाँ के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और अपना बंदा उन सबको इशारों में वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। ये सब देख के सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर अपना बंदा आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे आवाज़ आती है कि सारे लोग किधर गए और तुम्हें एक गार्ड्स ने रोका क्यों नहीं? हमें दिखाया जाता है कि वो बार का ओनर होता है। अपना बंदा कह रहा होता है कि ओ तो तुम ही इस बार के ओनर हो, अगर तुम उन गार्ड्स की बात कर रहे हो तो मैंने उन्हें पहले ही निपटा दिया है। फिर वो बार ओनर शॉक हो जाता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि इसने ब्लैक स्नेक के बंदों को इतनी इजीली हरा दिया। फिर उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम कौन होते हो वो किसी की प्राइवेट जगह पर इतनी उथल पुथल मचाओ। फिर अपना बंदा उसे नाम बताता है, डेमियन हैक्शान। फिर वो कहता है कि अच्छा तो तुम उस फैमिली से हो? फिर अपना बंदा कहता है कि हाँ मैं उसी फैमिली से हूँ, मैं यहाँ पर कुछ मैस क्रिएट करने नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर माफ़ी मांगने आया था। फिर ओनर कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं यहाँ शिकायत करने आया हूँ कि यहाँ की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। जब मैं यहाँ पिछली बार कंप्लेंट करने आया था तो तुमने मुझे पीटा और यहाँ से बाहर फेंक दिया और इसी कारण से लोगों ने मुझे शराबी समझ लिया और तुम्हारा शुक्रिया, इसी कारण से मेरी फैमिली और मैंने बहुत सी चीज़ें खो दी। फिर वो ओनर कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम उस फैमिली के सम्मान के बारे में बात कर रहे हो? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली के पास अब खोने के लिए कोई सम्मान तक नहीं बचा। क्या तुम्हें सही में लगता है बेवकूफ़ नोबल, अगर तुम मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहोगे और मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, तुम ये सब बातें करना बंद करो और मेरे जितने भी बिज़नेस का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। फिर अपना बंदा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं तो शायद मैं आपको माफ़ कर दूं, लेकिन अगर तुम इस तरह से खेलना चाहते हो। और अपना बंदा उसकी तरफ छंगाल मारता है और उसकी तरफ खतरनाक तरीके से बोलता है तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि अपना बंदा उस पर हमला करे, वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो अपने बंदे पर हमला कर देता है और वो सोच रहा होता है कि ये एनर्जी तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक नाइट होता है। फिर वो बार ओनर उससे कह रहा होता है कि तुम सही समय पर आए हो। अपना बंदा भी उससे कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे बंदे को इस जैसी घटिया प्लेस पर होना चाहिए, तो बताओ आखिर एक नाइट इस जैसी प्लेस पर क्या कर रहा है। फिर हमें उस नाइट का क्लोज लुक दिखाया जाता है।